कूलम्ब्स लॉ का यूज करके। ये तो हम जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ में जो हमारा फार्मूला है किसी भी चार्ज के सिस्टम के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लीकेबल है जब हमारा जो मीडियम है वो हो एयर या फिर वैक्यूम, जहां पे एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी आप जान रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है या फिर एप्सिलॉन 0 जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब सपोज कीजिए कि अगर हम मीडियम को चेंज कर दें, मान लीजिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो तो एयर और वैक्यूम के लिए है, पर अगर हमने चार्ज के सिस्टम को किसी और मीडियम में ले लिया तब क्या होगा, उसी को समझने के लिए हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। जैसा कि अगर हमारे पास एयर और वैक्यूम का मीडियम है तो उसके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसे डिनोट करने के लिए हमने FA यूज कर लिया, क्योंकि अब हम यहाँ पे अलग अलग मीडियम का बात करने वाले हैं तो हमें नोटेशन में थोड़ा सा फेरबदल करना होगा। एयर के लिए बात करना था इसलिए वहाँ पे FA यूज कर लिया गया। अब अगर सेम चार्ज के सिस्टम को, ये ध्यान रहे हम चार्ज के सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, ना तो Q1 का वैल्यू चेंज करेंगे ना तो Q2 का वैल्यू चेंज करेंगे और ना ही के डिस्टेंस का। अगर वैल्यू चेंज हुआ तब हम कंपैरिजन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सेम चार्ज के सिस्टम को अब हम वाटर में रखने जा रहे हैं। अब हमारा जो मीडियम हो जाएगा वो वाटर हो जाएगा। वाटर के लिए कितना फोर्स एक्ट करेगा, वाटर के लिए जो फोर्स एक्ट करेगा उसी चार्ज के सिस्टम में, उसी चार्ज के सिस्टम के लिए जो एयर में फोर्स एक्ट कर रहा था उसी को 81 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वाटर में कितना फोर्स एक्ट करेगा। आप चाहे यह बोलिए कि 81 से डिवाइड कर दिया या फिर यह बोलिए कि 1/81 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बात सेम होगा। तो उसी को लिखा गया 1/81 × 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मान लीजिए हम एक और कोई मीडियम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमने केरोसिन का मीडियम ले लिया। केरोसिन का मतलब मिट्टी का तेल, यानी कि अब हमने जो चार्ज का सेम सिस्टम था, ये ध्यान रहे उसी सिस्टम, जो सिस्टम आपने एयर में लिया था उसी सिस्टम के ही साथ हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ पे कंपैरिजन करना है वो एयर वाले मीडियम को ही लेके कंपैरिजन करना है। तो उसी सेम सिस्टम को हमने केरोसिन में रख दिया। जैसे ही केरोसिन में रखेंगे तो अब जो FK का वैल्यू होगा वो एयर में लगने वाले फोर्स का आधा हो जाएगा, यानी कि आपने उसको 2 से डिवाइड कर दिया। जो FK का वैल्यू होगा वो होगा 1/2 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन जरूर राइज हो रहा होगा कि यहाँ पे FA तो चलो समझ में आ गया, कूलम्ब्स लॉ था, बस आपने सिंबल चेंज किया, F की जगह FA कर दिया, वाटर था तो FW कर दिया। फिर ये 1/81 और ये 1/2 ये हम कहाँ से यूज कर रहे हैं? ये जो है आपका 1/81 ये डिपेंड करता है मीडियम जो हमारा लिया गया है वाटर, उसके कारण ये वैल्यू यूज किया गया। या वाटर का जो मीडियम है वो भी 70 to 80 डिग्री सेल्सियस पर ही ये वैल्यू वैलिड होगा। ये ध्यान रहे 1/81 हम यूज करेंगे 17 to 80 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, जबकि जो 1/2 वैल्यू था वो था हमारा केरोसिन के कारण। जैसे ही हमने मीडियम केरोसिन यूज किया तो केरोसिन मीडियम यूज करने के कारण ये वैल्यू 1/2 हमें यूज करना पड़ा। ये 1/81 1/2 जो है ये उस मीडियम की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होने के कारण आता है, ये उसकी अपनी इनहेरेंट बिहेवियर है। उसी को लिखा गया इनहेरेंट बिहेवियर ऑफ दैट मीडियम, यानी जो भी आप मीडियम यूज कर रहे हैं उस मीडियम की अपनी प्रॉपर्टी होने के कारण 1/81 या फिर 1/2 हमें यूज करना पड़ा। क्योंकि आप जान रहे वाटर है तो H2O मॉलिक्यूल होगा, H2 है तो H एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया, उनके बीच में फोर्स एक्ट करेगा, वो टोटल आपका केमिस्ट्री में चला जाएगा। तो हमें केमिस्ट्री का बात नहीं करना है, बस आप ये समझ लीजिए कि जो मीडियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस मीडियम के अपने बिहेवियर के कारण, उसके अपने प्रॉपर्टी के कारण जो वैल्यू आएगा वो आपका 1/81 1/2 आएगा। यहाँ पे जो 81 है इसी 81 को हम कहते हैं एप्सिलॉन RW रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, और जबकि हमारा 2 है वो है एप्सिलॉन RK रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ केरोसिन। आपके सामने यह क्वेश्चन तो जरूर मन में उठ रहा होगा कि मान लीजिए ठीक है वाटर था केरोसिन था, आपने उसके लिए 1/81 यूज कर लिया, 1/2 यूज कर लिया, तो हम कितने मीडियम को याद रखेंगे? क्या सभी मीडियम को याद कर पाना पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम उसको भी समझेंगे। ये आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/81 का यूज हमने फॉर्मूले में किया, जबकि सिर्फ 81 जो है उसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, जिसे डिनोट किया गया एप्सिलॉन RW से, और जबकि 1/2 को फॉर्मूले में यूज किया गया था और सिर्फ 2 को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ केरोसिन। एप्सिलॉन R यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर का जो वैल्यू है वो है 88 जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा,
80.1 जब आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, 55.3 जब आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और 34.5 जब आपका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जो वहाँ पे 81 यूज किया गया था वो 17 to 80 डिग्री सेल्सियस पे इसीलिए यूज किया गया था क्योंकि यह जो इनहेरेंट बिहेवियर है इस मीडियम का वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू अलग अलग होगा। जनरली जो हम यूज करते हैं वो 81 का यूज करते हैं, बाकी किस टेम्परेचर पे कितना होगा उसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए हैं। 88, 80.1, 55.3, 34.5 ये अलग अलग टेम्परेचर पे दिया गया है। अब यहाँ पे हम एक चीज को और समझ लेते हैं। अब तक हम बोलते आए एयर और वैक्यूम दोनों के लिए हमने सेम फार्मूला यूज किया था। वो सेम फार्मूला क्यों यूज किया था उसका रीजन है ये ही एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर वैक्यूम के लिए जो होता है वो होता है 1, जबकि एप्सिलॉन आर एयर के लिए है वो है 1.00058986। अब खुद आप सोचिए 1.3 बार 0 लिखने के बाद कुछ डिजिट आ रहा है। इतने जीरो के बाद किसी डिजिट का हम यूज फिजिक्स में नहीं करते, इसको हम डायरेक्टली 1 के इक्वल कर सकते हैं। तो ये जो एप्सिलॉन आर एयर के लिए है और एप्सिलॉन आर वैक्यूम के लिए है दोनों को दोनों सेम हो गए, 1 हो गए। इसीलिए हर जगह कूलम्ब्स लॉ में एयर और वैक्यूम को एक साथ लिया गया क्योंकि दोनों मीडियम की जो अपनी प्रॉपर्टी थी जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी की सहायता से समझते हैं, यह रिलेटिव परमिटिविटी दोनों वैक्यूम और एयर दोनों मीडियम के लिए सेम है जो कि 1 है। इसीलिए हर जगह कूलम्ब्स लॉ में आपको एयर और वैक्यूम दोनों को एक साथ लेके काम करना पड़ता है। रिलेटिव परमिटिविटी को और अच्छे समझने के लिए हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी आखिर है क्या। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम प्लेस्ड इन सेम डिस्टेंस इन सेम मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो के फॉर्म में डिफाइन होगा। किस तरह का रेशियो होगा? इसमें हम जिस भी चार्ज के सिस्टम को यूज कर रहे हैं उस चार्ज के सिस्टम को एयर या फिर वैक्यूम में रखने पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को डिवाइड कर देना रहता है किस मीडियम में हम उसे रख रहे हैं। यानी जिस मीडियम का यूज कर रहे हैं, जैसे आपने यूज किया था वाटर का, तो वाटर का यूज करने के लिए आपने उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर दिया था जो कि 2 था। तो जिस मीडियम को हम यूज कर रहे हैं उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से हमें डिवाइड कर देना है। रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। यह जो है ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही रेशियो है। ऊपर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, नीचे भी फोर्स आएगा, ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, दोनों में फिर कोई नेट रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, इसलिए डायमेंशनलेस है और ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ चार्ज इन एयर या वैक्यूम अपॉन फोर्स ऑन सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इन दैट मीडियम। यानी कि किसी भी चार्ज के सिस्टम में एयर और वैक्यूम में रखने पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी चार्ज को किसी अनदर सिस्टम में रखने पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी से हमें डिवाइड कर देना रहता है। वही हमें बताता है रिलेटिव परमिटिविटी को। आई होप अब तक आपको ये चीज नहीं समझ में आया होगा कि फोर्स ऑन सेम सिस्टम हम कैसे निकालेंगे। एकदम आसान तरीका है। जैसे आपने एयर और वैक्यूम के लिए बात किया था F इज इक्वल टू 1/4πε और Q1 Q2/r²। जैसे हम किसी अदर मीडियम का बात करेंगे तो अदर मीडियम में हम काम क्या कर रहे थे? एप्सिलॉन आर का यूज करके, यानी जो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी थी उसी के वैल्यू को वहां पे हम डिवाइड करने का काम कर रहे थे। तो जैसे हम किसी अदर मीडियम का यूज करेंगे, मान लीजिए अब हम चूंकि जनरल मीडियम का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट पे m लिखेंगे यानी कि एनी मीडियम। तो अब हम FM जो लिखेंगे तो हमारे पास जो FM का वैल्यू होगा वो FA का जितना भी वैल्यू है उसी में एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दीजिए। अब एप्सिलॉन आर अगर वाटर का है तो वहाँ वाटर का वैल्यू आ जाएगा, अगर एप्सिलॉन आर हमारा केरोसिन का है तो वहाँ केरोसिन का वैल्यू आ जाएगा। तो जो भी मीडियम होगा उसके एप्सिलॉन आर से हमें डिवाइड कर देना है। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर को एक साथ कंबाइन करके हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन m। स्क्रीन पे आपको एप्सिलॉन के जो अलग अलग सिंबल यूज हो रहे हैं वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही सिंबल है। आप दोनों को एक ही यूज करके नोट कीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर दोनों को हम एक फॉर्म में लिखेंगे एप्सिलॉन m। और यही जो है आपका रिलेटिव परमिटिविटी के कंडीशन में, यानी कि जब हम मीडियम चेंज कर देते हैं किसी भी चार्ज के सिस्टम को, एयर वैक्यूम की जगह वाटर में रख दिए, अल्कोहल में रख दिए, केरोसिन में रख दिए, किसी भी अदर मीडियम में रख देंगे तो उस
उसके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसका वैल्यू हम यहीं से निकालेंगे। हमें रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए एप्सिलॉन एम का, जहां एप्सिलॉन एम है क्या तो एप्सिलॉन एम कहिए, या फिर आप इसको सिर्फ एप्सिलॉन भी कह सकते हैं। इसका वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। वो तो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को ही इस फॉर्म में लिखा गया, जहां पे एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन एम जो है इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। जो आपका मेन हेडिंग बनाया गया था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वो इसी का नाम है। एप्सिलॉन एम या फिर एप्सिलॉन, इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। एप्सिलॉन नॉट को आप ऑलरेडी जान रहे हैं, ये जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और एप्सिलॉन आर आपको पता चल गया, एप्सिलॉन आर जो है वो है आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, यानी जिस मीडियम का बात किया गया उसकी अपनी रिलेटिव परमिटिविटी। अब आपके पास अगर चार्ज का सिस्टम किसी भी मीडियम में आ जाए, आपको बस रिक्वायरमेंट होगा उसके एप्सिलॉन आर के वैल्यू का। आप एयर में फोर्स आसानी से निकाल लेंगे, जितने भी न्यूटन का फोर्स आ रहा हो उसमें आप ले जाकर एप्सिलॉन आर के वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि जो नया सिस्टम हमारे पास आया है किस मीडियम में है, उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करने वाला है। जिस मीडियम में हमने उस चार्ज के सेम सिस्टम को लिया है उस मीडियम में कितना फोर्स अप्लाई होगा उससे सेम सिस्टम ऑफ चार्ज के बीच में, उसके लिए बस हमें उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड करना है। रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। बाकी आप दो वैल्यू याद रखिएगा, एक तो वाटर के लिए 81 होगा और केरोसिन के लिए 2 होगा, तो इसे आप याद रखिएगा। कुछ और रिमार्क है, रिमार्क का मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इज सेम एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर दैट मीडियम। ये जो वर्ड है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बार बार आपको सुनने में जरूर आता होगा, नहीं भी आया है तो आपको क्लास 12 में ये कई बार सुनने को मिलेगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक ही वर्ड है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन आर है इसी को हम K के फॉर्म में जब यूज करते हैं तब इसे ही कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये ध्यान रहे, यहाँ पे जो K यूज किया गया ये आपका कूलम्ब कांस्टेंट नहीं बल्कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जो काम हम एप्सिलॉन आर के साथ करा रहे थे सेम काम हम उसे K के साथ भी यूज करके कर सकते हैं। एप्सिलॉन आर की जगह हम K का यूज कर सकते हैं। कई बुक्स जो है वो K के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है इस चीज को, और कई बुक्स जो है वो एप्सिलॉन आर के फॉर्म में इस चीज को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जब हम सिस्टम ऑफ चार्ज को अलग अलग मीडियम में रखते हैं उस कंडीशन को। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो सेम काम करेगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ही तरह। तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप चाहे एप्सिलॉन आर से काम कराइए चाहे K से काम कराइए, दोनों का जो काम है वो सेम होगा। अब ये जो K आया है तो थोड़ा सा इसके विषय में भी जान लेते हैं। K जो है वो आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी भी डायमेंशनलेस था क्योंकि दोनों के दोनों फोर्स का ही रेशियो था। इसी K को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी या फिर स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। यहाँ पे 3 नाम हैं, ये तीनों नाम ध्यान में रखिएगा। कई बार अलग अलग नया नाम आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। जैसे आपके सामने डाई इलेक्ट्रिक नया वर्ड आ गया, आप रिलेटिव परमिटिविटी तो जान रहे थे, मगर आपसे क्वेश्चन में अगर डाई इलेक्ट्रिक के फॉर्म में आ जाता कि मीडियम की डाई इलेक्ट्रिक दी गई रहती तब आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि भाई हम रिलेटिव परमिटिविटी तो जान रहे, वो दिया रहता निकाल लेते, और डाई इलेक्ट्रिक आ गया, अब ये क्या होता है, ये कौन सा नया चीज आ गया। तो ये तीनों जो वर्ड है, ये तीनों वर्ड आप ध्यान में रखिए कि K को ही हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी या फिर स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। और ये जो मटेरियल है इस मटेरियल को सिर्फ और सिर्फ हम डाई इलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरा का पूरा K होगा, और जिस मटेरियल का हम काम कर रहे हैं, मटेरियल का मतलब जो भी हम मीडियम का बात कर रहे हैं, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक हम जनरली मटेरियल की फॉर्म में यूज करते हैं, ये आपको तब क्लियर होगा। ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इसका सबसे ज़्यादा डिस्कशन हम करेंगे जब हम फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट चैप्टर होगा कैपेसिटर, वहाँ जब स्टडी करेंगे तब डाई इलेक्ट्रिक का काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात होगा। यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक जो है वो आप समझ लीजिए कि बस एक मीडियम का ही काम कर रहा है, पर्टिकुलर इसे हम मटेरियल के फॉर्म में अभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि कैपेसिटर में हम पर्टिकुलर मटेरियल का बात करते हैं। यहाँ जब आपको एप्सिलॉन आर की जगह K यूज किया गया है तो जाहिर सी बात है जो अब तक हम प्रीवियस फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं वहाँ पे भी हम K यूज कर सकते हैं। जैसे आपने एप्सिलॉन आर जो आपका एप्सिलॉन था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, उसको आपने लिखा था एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। अब एप्सिलॉन आर की जगह हम एप्सिलॉन K का यूज कर लेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K। यहाँ से हम K का वैल्यू निकाल सकते हैं, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। K है आप जान रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से हम डाइलेक्ट्रिक को भी डिफाइन कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक है क्या? तो इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि जो डाई इलेक्ट्रिक है वो किसी भी मीडियम की जो अपनी परमिटिविटी है, यानी कि जो परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक है उसी का हमें रेशियो ले लेना है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ, यानी एप्सिलॉन का रेशियो एप्सिलॉन नॉट के या फिर एप्सिलॉन 0 के साथ। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इफ देयर इज सम डाई इलेक्ट्रिक का मतलब कोई अदर मीडियम बिटवीन द चार्ज, द फोर्स बिटवीन देम डिक्रीज बाय फैक्टर के और एप्सिलॉन आर। आपने काम क्या किया था? आपने काम किया था डिवाइड करने का, और जब भी किसी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। आप किसी भी वैल्यू में अगर डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 को आप जैसे 2 से डिवाइड करते हैं वो तुरंत उसका आधा हो जाता है, 2 हो जाता है। तो किसी भी वैल्यू को अगर हम डिवाइड करने का काम करते हैं तो वो वैल्यू कम हो जाता है। तो डाई इलेक्ट्रिक में भी सेम वही काम आपने किया था। डाई इलेक्ट्रिक से आप डिवाइड करने का काम कर रहे थे, यानी जो रिलेटिव परमिटिविटी था उससे आप एयर में या फिर वैक्यूम में जो फोर्स अप्लाई हो रहा था उसे आप डिवाइड कर रहे थे, जो भी आप मीडियम यूज कर रहे थे उसके डाई इलेक्ट्रिक से। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हम मीडियम को चेंज करते हैं तो एयर में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वह फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। कितने से डिक्रीज होगा? जितना कि उसका डाई इलेक्ट्रिक का मान है या फिर जितने कि उसके एप्सिलॉन आर का मान है। तो फोर्स हमेशा मीडियम को चेंज करने पे डिक्रीज होगा। इस पॉइंट से एक पॉइंट भी आपके माइंड में जरूर आ जाना चाहिए कि मैक्सिमम फोर्स जो है वो एयर या फिर वैक्यूम के मीडियम में ही लग सकता है। जैसे ही मीडियम चेंज होगा वो तुरंत डाई इलेक्ट्रिक उसको डिवाइड कर देगा, यानी कि वहां पे उस फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स हमेशा एयर या वैक्यूम के मीडियम में ही लगता है। तो एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि हम कि एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। वही आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर फॉर डिफरेंट मीडियम इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के लिए अगर हम बात करें तो के का वैल्यू 1 था, वह जब आपने कूलम्ब्स लॉ के स्केलर फॉर्म में यूज किया था तभी आपने यूज कर लिया था। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो यहाँ पे अगर इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12, यानी एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू या फिर सिर्फ एप्सिलॉन का वैल्यू वो सेम होगा, वो होगा आपका 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।